नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपको पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया कि नव उदारवाद में डॉक्टर विल्सन ने किस प्रकार से आदर्शवाद को परिभाषित किया है और 20वीं सदी के प्रारंभिक चरण में कौन कौन से प्रमुख उदारवादी विचारक रहे हैं, इसके बारे में हमने स्पष्ट किया। अब इसके अंतर्गत हम 20वीं सदी के प्रारंभिक चरण के प्रमुख उदारवादी विचारक, इसमें 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में इन नव उदारवादी नेताओं और लेखकों की लोकप्रियता सबसे अधिक थी। कौन से विचारक कौन से थे? फेनविक, जेम्स गार्डन, आल्स हक्सले और वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन वैसे आदर्शवादी विचारक रहे और उन्हें उदारवादी विचारकों में भी गिना जाता है। उदारवादियों ने एक ऐसे संसार की कामना की जो संघर्ष और युद्धों से मुक्त होगा और इन तमाम विचारों को आदर्शवादियों की भी संज्ञा दी गई, क्योंकि वह संकुचित राष्ट्रवाद के स्थान पर अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया, लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना भी की गई 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लेकिन वह लीग ऑफ नेशन किस प्रकार से विफल रहा, उसमें अमेरिका का किसी भी प्रकार का सहयोग सहभागिता नहीं थी और लीग ऑफ नेशंस असफल हो गया। इसलिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं और लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना की गई थी, वह उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और वैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। 20वीं सदी के उन शुरुआती वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उदारवादियों ने मुख्य रूप से इन बातों पर बल दिया। वे कौन सी बातें थी? अंतर्राष्ट्रीय विधि को सशक्त बनाना, अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून को सशक्त बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग बनाए रखना, मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा आपसी विवादों का निपटारा करना। मध्यस्थता मतलब मीडिएटरशिप के माध्यम से समस्याओं को सुलझाना और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा आपसी विवादों को समाधान करना। उदारवादियों के अनुसार राष्ट्रों के बीच सहयोग न केवल संभव है बल्कि बढ़ेगा भी। इसके दो कारण उन्होंने बताए। पहला कारण था शक्ति की लालसा अवश्य ही प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, पर प्रतिस्पर्धा के भी कुछ नियम होते हैं, उनका पालन किया जाए तो राष्ट्रों के बीच सहयोग पनपेगा ही। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक राष्ट्र शक्ति की लालसा के लिए आगे से आगे बढ़ के रहता है, प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, लेकिन अगर यह प्रतिस्पर्धा कुछ नियमों पर आधारित रहती है तो राष्ट्रों के बीच इस प्रकार की अशांति ना रह करके आपस में सहयोग ही पनपेगा। द्वितीय कारण उन्होंने बताया, जैसे जैसे राज्यों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ेगी, संसार में यातायात के साधन विकसित होंगे और वैसे वैसे उनके बीच सहयोग भी बढ़ेगा। उदारवादियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों के विस्तार की भी वकालत की और उनके अनुसार लोकतंत्र के विस्तार से शांति, कल्याण और न्याय की शक्तियों पर बल मिलेगा। ऐसा उदारवादियों का मानना था कि जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार होगा, लोकतंत्र में शांति की स्थापना होगी, कल्याण की व्यवस्था होगी और न्याय की व्यवस्था होगी, ऐसा उनका मानना था। उसके उपरांत उदारवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उदारवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों का ही समर्थन किया और यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीयकरण की अपेक्षा कम शक्तिशाली और कम स्पष्ट है, पर फिर भी वह एक कानून है और उसका पालन भी होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आचरण के नियम ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रों की सुरक्षा जैसी कोई चीज ही नहीं बचेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि उदारवादी ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कानून भले ही नैतिकतापूर्ण हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भले ही नैतिकतापूर्ण हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी शक्ति, अपनी सत्ता, अपने प्रभाव को पूरे विश्व पर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी छाप छोड़ते हैं जिससे कि हमें लगता है कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत जो है उन नियमों पर, उन कानूनों पर आधारित है। और उन्होंने यह भी बात बताने का प्रयास किया कि अगर हम यह विचार करें, क्षण भर के लिए ही अगर हम ये विचार करें कि अंतर्राष्ट्रीय आचरण या अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून हमारे ऊपर है ही नहीं, तो हम यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि फिर ये अंतर्राष्ट्रीय जगत जो है किस प्रकार से सुरक्षित रह पाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य आधारित कानून प्रणालियों से अलग है, जिससे यह मुख्य रूप से निजी नागरिकों के बजाय देशों पर लागू होता है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले अध्याय के वीडियो में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून मात्र नैतिकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊपर कोई कठोर दंड की व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई कठोर दंडात्मक कार्यवाही नहीं है जिस प्रकार से राष्ट्रीय कानून होते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को मात्र नैतिकता के आधार पर समझा जाता है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय कानून सहमति पर आधारित शासन है। इसका मतलब यह हुआ कि एक राज्य सदस्य इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि यह किसी विशेष आचरण के लिए स्पष्ट रूप से सहमति नहीं देता। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए कोई भी राज्य, मतलब कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश जो है बाध्य नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है, वह उसके आचरण पर निर्भर करता है। ये राज्य संप्रभुता का मुद्दा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य पहलू सहमति आधारित नहीं है, लेकिन फिर भी परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय कानून और सर्वोच्च मानदंडों जैसे राज्य और गैर राज्य पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून अब आवश्यक बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्राष्ट्रीय समाज प्रथाओं के आधार पर अंतर्निहित प्रवर्तन के साथ राज्य और अंतर्राष्ट्रीय परंपरागत कानून द्वारा दस्तावेजों के बीच समझौते के प्रकटन के रूप में एक संधि शामिल है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में अंतर्राष्ट्रीय समाज की जो प्रथाएं हैं, प्रथाएं मतलब रीति रिवाज के आधार पर एक ऐसा प्रवर्तन है जो राज्य और अंतर्राष्ट्रीय परंपरागत कानूनों के जो दस्तावेज हैं उनके बीच में आपस में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जिसे हमें जो हमें स्वीकार्य है। घरेलू कानून के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय कानून में एकीकृत शक्ति या संस्था नहीं होती है। जिस प्रकार से घरेलू कानून मतलब ऐसे राष्ट्रीय कानून जो देश में लागू होते हैं या देश में चलते हैं, वे कानून, और अंतर्राष्ट्रीय कानून में एकीकृत शक्ति का अभाव होता है। मतलब राष्ट्रीय कानून में एकीकृत शक्ति होती है, सरकार की शक्ति होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में इस प्रकार की शक्ति नहीं होती, अर्थात उसका अभाव होता है। जो अधिनियम प्रवर्तन या उल्लंघन के खिलाफ प्रतिबंध है और यह विशेष रूप से पार्टियों द्वारा संचालित होते हैं। अर्थात घरेलू कानून जो है या राष्ट्रीय कानून जो है वो एक ऐसे अधिनियम है, उनका उल्लंघन करने पर हम कानूनी रूप से दंडित होते हैं और ये कानून जो है पार्टियों अर्थात सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। इस कारण से एक सिद्धांत यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से कानून के रूप में बहुपक्षीय सहमति बढ़ गई है और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के माध्यम से युद्ध अवैध बनाने का विचार सामान्य हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षणों के विकास के अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि सार्वभौमिक कानून के रूप में स्थिति अब स्थापित की गई है। क्या मतलब निकला? इसका मतलब यह निकला कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के भयावह परिणामों को देखते हुए अब किसी भी प्रकार के युद्ध को अवैध बनाना हमारा उद्देश्य हो गया है। इसलिए हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को प्रतिबद्ध करना, उनको लागू करना, उनको मानना हमारे लिए आवश्यक हो गया है। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तेजी से विकास और वैश्विक स्तर, पर्यावरण, भोजन इत्यादि पर विभिन्न समस्याओं की सतह को जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व और अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। उदारवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया और 20वीं शताब्दी के कई कारणों के आधार पर मानव इतिहास में अत्यंत अहम मानी जाती है, क्योंकि इस शताब्दी ने मानव जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है। संपूर्ण विश्व 2 विश्व युद्धों की आग में जला, नाभिकीय शस्त्रों के इस्तेमाल ने संपूर्ण मानव जाति के समक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया कि यदि ऐसा ही होता रहा, अर्थात यदि विश्व के यह देश इस प्रकार से युद्ध में संलग्न होते रहे, तो वह दिन दूर नहीं है जब संपूर्ण मानव जाति समूल रूप से नष्ट हो जाए और इस प्रकार वह मानव कल्याण और विश्व शांति की आवश्यकता के फलस्वरूप विश्व में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई। कि हमें युद्ध की विभीषिका से हम दूर रहें, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना अत्यावश्यक हो गई। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और 20वीं शताब्दी में कई सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना भी की गई। कुछ संगठन जैसे विश्व कोष है ना, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF भी कहा जाता है, मौद्रिक मुद्दों से निपटने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ राजनीतिक मुद्दों से निपटने के लिए, इन सब के लिए
बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिसके सदस्य कार्य क्षेत्र तथा उपस्थिति वैश्विक स्तर पर होती है। मतलब उनका अंतर्राष्ट्रीय संगठन वे संगठन होते हैं जो विश्व स्तर पर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए स्थापित किए जाते हैं जो उनके संगठक दस्तावेजों में वर्णित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार की जाती है। इसका तात्पर्य है कि सामान्यतः इनके क्रियाकलाप अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्यतः मान्य सिद्धांत तथा नियमों के अंतर्गत सीमित होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना राज्यों द्वारा संधि के माध्यम से की जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संगठक लिखित होता है। कभी कभी संगठनों की स्थापना संधियों के आधार पर न होकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंगों के संकल्पों के आधार पर भी की जाती है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरे विश्व की सहयोग के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्य दो प्रकार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ वगैरह, और ऐसे संगठन भी होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर सरकारी संगठनों के रूप में कार्यरत होते हैं। ऐसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन कहलाते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, स्काउट मूवमेंट का विश्व संगठन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस और मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स। इस प्रकार के संगठन बनाए गए हैं। बैंक के अनुसार गैर सरकारी संगठन ऐसे निजी संगठन हैं जो समस्याओं के समाधान में, निर्धनों के हितों का संवर्धन करने में, पर्यावरण के संरक्षण में, बुनियादी सामाजिक सेवाओं का उपलब्ध कराने में और समुदाय को विकास की जिम्मेदारी लेते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन गैर सरकारी संगठन का भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन गैर सरकारी संगठन का भी और गैर सरकारी संगठनों की ही भांति मिशन होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि यह अपने आकार, प्रकृति, उद्देश्य में अंतर्राष्ट्रीय होता है और कई देशों में विशिष्ट मुद्दों से जुड़ने के लिए तत्पर होता है। कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन होते हैं जैसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड, मर्सी क्रॉप, वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, हेल्थ राइट इंटरनेशनल, चैरिटी वाटर, कैप्सन इंटरनेशनल, प्लान इंटरनेशनल, सेव द चिल्ड्रन अलायंस, एसोसिएशन चिल्ड्रन विलेजेस, एक्शन एड और एमएनएसटी इंटरनेशनल, सर्वाइवल इंटरनेशनल, ICUCN, ग्रीन पीस इत्यादि होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी इकाइयां होती हैं जिनकी स्थापना उनके सदस्यों के बीच औपचारिक राजनीतिक सहमतियों के आधार पर होती है और इन राजनीतिक सहमतियों, परिस्थितियों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की होती है। इनका अस्तित्व इनके सदस्य राष्ट्रों के द्वारा विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और ये देशों के निवासी संस्थात्मक इकाइयों के रूप में नहीं माने जाते जिनमें वे अवस्थित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के रूप में माना जाना जाता है, इस प्रकार के संगठन होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्दावली के साथ संबंधित माना जाता है। ये ऐसे संगठन होते हैं जो मुख्यतः संप्रभु राज्यों, सदस्य राज्यों के रूप में निरूपित होते हैं, इनसे मिलकर बने होते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, काउंसिल ऑफ यूरोप, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन और विश्व व्यापार संगठन। इस प्रकार के संगठन होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कामों को सुविधाजनक बनाना में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना, आर्थिक विकास करना, सामाजिक प्रगति करना, मानवाधिकार और विश्व शांति की स्थापना करना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। मतलब प्रारंभ में यूएनओ के चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। आज विश्व के हर देश एक दूसरे पर अधिकार जमाने के लिए खड़े रहते हैं। कई देशों में आंतरिक कलह इतना अधिक हो चुका है कि यहाँ मानवीय मूल्यों की आहुति दी जा रही है। कई देशों में तानाशाहों का आतंक है, तो आतंकवादी आए दिन लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। इन सबको नियंत्रण में करने के लिए हर देश अपने स्तर पर तो काम करते ही है, साथ ही इन सब के ऊपर नजर भी रहती है और दुनिया के सबसे बड़ी संघ माना गया है संयुक्त राष्ट्र संघ को। संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से प्रसिद्ध है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जाति, धर्म, देश से ऊपर उठकर पूरे संसार के कल्याण के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध को रोकना है, मानव अधिकारों की रक्षा करनी है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया को जुटाना है, सहमति दर्ज करानी है, सामाजिक और आर्थिक विकास
सुधारना है, जीवन स्तर को सुधारना है, बीमारियों से लड़ना है, वैश्विक बीमारियों से लड़ना है। इन संगठनों ने दुनिया भर में कई अहम मौकों पर मानव जीवन की सेवा की है। संक्षिप्त इतिहास: प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, जैसे कि अभी मैं पिछली स्लाइड में बताया, और संयुक्त राष्ट्र संघ से पूर्व पहले विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना भी की गई थी। इसका उद्देश्य किसी संभावित दूसरे विश्व युद्ध को रोकना था, लेकिन राष्ट्र संघ 1930 के दशक में दुनिया के युद्ध की तरफ बढ़ाव रोकने में विफल रहा और 1946 में इसे भंग कर दिया गया। राष्ट्र संघ के ढांचे और उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाया। 1944 में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन ने वाशिंगटन में बैठक की और एक विश्व संस्था बनाने की रूपरेखा पर सहमति दर्ज कराई। इस रूपरेखा को आधार बनाकर 1945 में 50 देशों की प्रतिनिधि से बातचीत हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1945 को घोषणा पत्र की शर्तों के अनुसार यूएनओ स्थापित हुआ और यूएनओ में 193 सदस्य हैं वर्तमान में, और राष्ट्रों के स्वतंत्र होने के बाद ही पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद इसके सदस्यों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी भी होती रही। और यूएनओ को चलाने के लिए सदस्य देश योगदान करते हैं। किसी देश की क्षमता के आधार पर योगदान तय किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का योगदान सबसे अधिक रहा है। संयुक्त राष्ट्र की कई स्वतंत्र संस्थाएं भी हैं जो हर मुद्दे को अलग अलग स्तर पर सुलझाती हैं, जैसे खाद्य कृषि संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, विश्व बैंक है, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन है इत्यादि। यूएनओ की संरचना संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों के माध्यम से की गई है। इसमें सबसे पहले महासभा आता है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय भी है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जितना भी आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में समझाया है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में हमने बताया है, उसके आधार पर कुछ प्रश्न जो है यहाँ पे विदित हैं। अंतर्राष्ट्रीय उदारवादी विचारकों के नाम बताइए, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई, यूएनओ की स्थापना कब हुई, अंतर्राष्ट्रीय विधि से क्या अभिप्राय है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्या अभिप्राय है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य, यूएनओ का प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और लीग ऑफ नेशंस की विफलता का क्या कारण था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिए और विचार कीजिए। इस वीडियो को बार बार सुनिए और समझिए, और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का भाग हम पढ़ाएंगे जिसमें नव उदारवाद की व्याख्या की गई है। धन्यवाद।